हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज हिस्ट्री की कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट 1932। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको वीडियो को कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे हम आज पूना पैक्ट 1932 से। देखेंगे क्या था पूना पैक्ट 1932। इसके पहले वीडियो में जो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये जो भी मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उन गोलमेज सम्मेलन तक पढ़ चुके हैं। ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों में दलित वर्गों के लिए जो है ये पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसमें ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसमें ये मतलब ये दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, लेकिन इस पर जो है कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः इस सम्मेलन में जो है इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड को उनको प्राधिकृत किया गया था। और ये 16 अगस्त 1932 को ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, जिसमें ये सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, मतलब इसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसकी घोषणा की थी किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचांड के अंतर्गत ये जो है था प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत क्या था? कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत ये प्रत्येक जो अल्पसंख्यक समुदाय था, इसके लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें जो है सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। जो सीटें यहाँ पर ये सुरक्षित की गई थी, उनमें उनके लिए जो है उनके सदस्यों का चुनाव कैसे ये पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख जो थे वो तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। जो भी मुसलमान और सिख थे वो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत जो था, तो दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। मतलब जो भी दलित थे उनको भी अब अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। इसके तहत मुसलमान जो मतलब मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और जो भी आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए क्या था, ये पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई थी, जो केवल ये मतलब प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू होती थी। ये केवल प्रांतीय जो विधानमंडल थे उन्हीं पर लागू होती थी। गांधी जी ने ये पहला आमरण अनशन किया था। गांधी जी ने अपना ये पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के ये जो मतलब इनका कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। पहला आमरण अनशन गांधी जी ने अपना ये प्रारंभ किया था यरवदा जेल में रहते हुए 20 सितंबर 1932 को। ये जो इनका सांप्रदायिक निर्णय था रैमजे मैकडोनाल्ड का, इसके विरुद्ध। आगे बात करेंगे यहाँ पर 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य ये जो था ये पूना समझौता, यरवदा समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के लिए जो है जिसे जो ये इसके बाद जब ये समझौता हुआ, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे सम्मति प्रदान किए जाने के बाद कब ये 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया। मतलब ये 26 पहले जब स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था गांधी जी ने, कब स्टार्ट किया था? 20 सितंबर 1932 को। और लेकिन जो है ये 26 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो था वो तोड़ दिया। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जो ये समझौता हुआ था, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर मतलब नहीं किए अपने। और 24 सितंबर 1932 के दिन जो है शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से जो है इसमें अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से इसमें किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस पर हस्ताक्षर किसने किसने किए थे? तो दलितों की तरफ से किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और हिंदुओं की तरफ से किए थे किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। गांधी जी ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर यम जयकर, ये यम जयकर जो थे, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, और ये गवई ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, यमजी राजा, सी.वी. मेहता, वाखले एवं ये जो कामत मतलब ये अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। इन सब लोगों ने भी मतलब इस जो ये समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो है सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 71 थी,
जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 148 कर दी गई थी। ये पहले कितनी थी, 71 थी, जो कि बाद में बढ़ा करके पूना पैक्ट में कितनी 148 कर दी गई थी, जिसमें मद्रास के लिए 30, सिंध सहित बम्बई के लिए 15 और ये पंजाब के लिए 8, बिहार तथा उड़ीसा के लिए 18, मध्य प्रांत के लिए 20, असम के लिए 7, बंगाल के लिए 30 एवं संयुक्त प्रांत के लिए जो है इनको 20 कर दिया गया था। और यहाँ पर मतलब ये जो है कहीं कहीं पर 147 भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 148 भी आपको लिखा मिलेगा। तो ये मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि जो है मतलब क्या वहाँ पर दिया है। आगे बात करेंगे, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से जो है कितने, ये 18% सीटें जो थी ये दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। और पूना समझौते ये 1932 के बाद, पूना समझौता 1932 के बाद जो महात्मा गांधी की रुचि थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही थी। जब ये पूना समझौता हो गया तो जो ये गांधी जी ने इसके पहले ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब इसमें जो है गांधी जी की रुचि नहीं रही थी। अब वह पूरी तरह से जो थी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। अब वो पूरी तरह से जो ये अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था इसमें रुचि लेने लगे थे। और इस प्रकार ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई थी, जिसका नाम परिवर्तित करके बाद में क्या ये हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। घनश्याम दास बिरला जो थे ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये बाबू जगजीवन राम ने की थी। और जबकि ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी वर्ष 1942 में की थी, तथा ये BR अम्बेडकर ने जो ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की थी, तथा ऑल इंडिया ये डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना जो है ये वह कब 1926 में MG राजा की अध्यक्षता में हुई थी। और फिर उसके बाद ये 14 अगस्त 1931 में बम्बई में वार्ता के दौरान जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विषय में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, तो ये किया था किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए जो है ये पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। और सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। और ये फिर 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी, जिससे जो ये कम्युनल अवार्ड कहा गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के जो ये रैमजे मैकडोनाल्ड की ये जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो ये बनाया गया था किसके लिए, अछूतों के लिए। किसके लिए, अछूतों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन जो है वह बिल्कुल देख चुके हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक ये पुरस्कार की घोषणा की थी। कथन पहला जो है ये करेक्ट है। कारण आर, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है ये पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। इसके तहत जो ये मतलब क्या था, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव ये पृथक निर्वाचक मंडलों में से होता। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, इसकी सही एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये मैकडोनाल्ड का जो था कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो ये आवंटित की थी किसको, मुसलमानों को, अनुसूचित जातियों को, सिखों को। बाकी ये बौद्धों को जो है ये सीटें इसमें आवंटित नहीं की गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसकी पृथक निर्वाचक पद्धति, इसमें जो है ये मतलब पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया था, बल्कि इसमें दलित वर्गों पर भी इसको लागू किया गया था। मुसलमान, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए जो है इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति थी, इसकी सुविधा प्रदान की गई थी, जो केवल ये प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू थी। और इसमें जो है मतलब बौद्धों की कहीं पर बात नहीं की गई थी।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ये किया था कम्युनल अवार्ड के समय। कब? कम्युनल अवार्ड के समय। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी ने अपना जो ये पहला आमरण अनशन किया था 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड के ये जो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि ये 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य ये पूना समझौता हो जाता है और इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद ये कब 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना ये अनशन तोड़ दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी ने ये मरण पर्यंत उपवास प्रधान इसलिए किया था, ये किया था इसके लिए कि जो ये रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसके लिए किया था महात्मा गांधी ने ये आमरण अनशन। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये सीटें जो है इनको दी गई थी कितनी? ये 71 और 100 मतलब 47, कहीं कहीं पर ये 148 भी आपको लिखा मिलेगा। ये सब अभी बिल्कुल देख चुके हैं, देखें इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट जो है ये संबंधित था किससे? दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य था, तो ये दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित था पूना पैक्ट, जो भी मतलब ये पूना समझौता था। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन ए है पूना पैक्ट के ये कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। पूना पैक्ट जो था इसने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर इसका ये कथन जो है। कारण कह रहा है यहाँ पर उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों करेक्ट है। इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके तहत जो इसमें था मुसलमानों, यूरोपियों तथा सिखों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी ये पृथक जो निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, इसका प्रावधान कर दिया गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और ये फिर 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के मतलब ये संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने के संबंध में सहमति हुई। इसमें 2 शर्तें थी। प्रथम जो थी ये थी मतलब प्रथम शर्त थी ये विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई थी और जबकि ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल कितनी 71 सीटें जो है ये सीटों की व्यवस्था की गई थी इसमें। और दूसरी जो थी तो ये केंद्रीय मंडल में सामान्य वर्ग के सीटों के लिए सामान्य वर्ग की जो सीटों में से कितनी 18% सीटें जो है किसी दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता था। ये हुआ था पूना समझौता हुआ था, लेकिन इसमें जो है ये याद रखना है गांधी जी ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। हस्ताक्षर किए थे किसने? मदन मोहन मालवीय ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे B.R. अम्बेडकर ने तो किए थे, किंतु इसमें जो है गांधी जी ने नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। गांधी जी ने जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। देखेंगे नेक्स्ट है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो ये संपादित किया गया कौन सा? पूना समझौता। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये महात्मा गांधी जो थे इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी किए किसने थे? B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे कौन? घनश्याम दास बिरला थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही थी। अब वो जो है पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे और इस प्रकार ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर बाद में ये हरिजन सेवक संघ कर दिया जाता है। और घनश्याम दास बिरला जी जो GD बिरला थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ था,
इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कौन? जीडी बिरला थे। नेक्स्ट है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो प्रथम प्रेसिडेंट थे कौन? ये जीडी बिरला बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ जो था इसकी स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी और 1933 में उन्होंने साप्ताहिकी हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ये अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने किसको? ये घनश्याम दास बिरला जी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। तो पहले इसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। बाद में यही जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। ये समाज से अस्पृश्यता को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये कब? 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लासेस लीग को स्थापित किया गया था, तो ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। और ऑल इंडिया ये डिस्प्लेस्ड क्लासेस जो था एसोसिएशन की स्थापना, ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना जो है तो ये 1926 में किसने की थी? MG राजा की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो ये की थी किसने? MK गांधी ने, महात्मा गांधी ने की थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये प्रारंभ हुआ था कब? 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने इस युद्ध में समर्थन के बदले जो है कांग्रेस ने इस युद्ध में समर्थन किया। कांग्रेस ने इस युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो कांग्रेस ने इसमें ब्रिटिश का मतलब ये सहयोग किया और इसके बदले जो है भारत को ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का जो है ये यहाँ पर प्रस्ताव रखा था। उस समय जो है मतलब वायसराय थे, तो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथिगो जो वायसराय थे, इन्होंने ये भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। ये जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथिगो, इन्होंने भारतीय विधानमंडलों से मतलब इसकी सहमति नहीं ली थी, सहमति जाने बिना ही भारत को जो है युद्ध में शामिल कर लिया था और साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। पहली बात तो इसने जो है मतलब उसकी सहमति को जाने बिना युद्ध में शामिल कर लिया और साथ ही जो है देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तब कांग्रेस ने मतलब यहाँ पर ये मांग की जो है क्या किया जाएगा, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जो है भारत को क्या किया जाए? स्वतंत्र कर दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा ये नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना यहाँ पर भर्त्सना की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया था कि यहाँ पर यह भी घोषित किया गया कि जो है भारत किसी ऐसे युद्ध में नहीं शामिल हो सकता है, मतलब भारत किसी ऐसे युद्ध में नहीं शामिल हो सकता है जो कि प्रकटतः क्या हो? लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद से उसे जो है स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। यहाँ पर मतलब भारत जो कांग्रेस थी उसने यहाँ पर ये मतलब एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो है वह ऐसे किसी भी युद्ध में भारत नहीं शामिल होगा जो कि मतलब लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो। जबकि क्या है, जबकि मतलब खुद तो भारत उस समय गुलामी की दास्तां मतलब झेल रहा था, खुद तो पराधीन था, तो वो स्वाधीनता के लिए जो युद्ध मतलब जो लड़ा जा रहा है वो उसमें कैसे सहयोग कर सकता है, जबकि उसे खुद जो है स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, फिर ये लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे, इन्होंने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जो है ये जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। इन्होंने
ये 17 अक्टूबर 1939 में को भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। और ये भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना ही युद्ध घोषित करने के कारण क्या था, सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ जो ये प्रारंभ हुआ था, जो कि ये वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। और विंस्टन चर्चिल जो थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनका कार्यकाल जो था, तो ये वर्ष 1940 से लेकर के 1945 तक रहा था। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? इसकी नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, मतलब ये जो है पूर्ण स्वतंत्रता का यदि आश्वासन दे दे, मतलब ये जो ब्रिटेन था दे देता, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये क्या करती, ब्रिटेन को सहयोग करते। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति नहीं जानी और बगैर सहमति जाने ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और आपातकाल की भी घोषणा कर दी। और कांग्रेस कार्य समिति ने इस युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद जो है भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन यस है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब कथन यहाँ पर इसका जो है ये इनकरेक्ट है। कारण आर कह रहा है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी, क्योंकि उन्हें जो है ये पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा ये नाजीवाद और फांसीवाद की जो है यहाँ पर भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया था कि भारत ऐसे किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जो कि लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद जो है उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि युद्ध तो जो है मतलब स्वाधीनता से जो है स्वाधीनता के लिए लड़ा जा रहा है, और जब भारत को खुद ही मतलब स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा है तो भारत उसमें क्यों शामिल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस विधानमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए थे। जो ये था 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस विधानमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए थे। बिल्कुल, जब उसको मतलब उसकी सहमति जाने बिना युद्ध में शामिल कर लिया गया था तो क्या किया था, इन्होंने मतलब जो है त्यागपत्र अपने दे दिए थे सभी मंत्रिमंडलों ने कांग्रेस के। कारण यहाँ पर आर कह रहा है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित जो है मतलब कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर कथन और कारण जो है दोनों करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए से ही इसकी एक्सप्लेन भी करता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। लॉर्ड लिनलिथगो ने ये 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। तो ये भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में जो है ये कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था क्योंकि। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में जो है मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। क्या था, तो पहला यहाँ पर ये जो है करेक्ट नहीं है कि कांग्रेस जो है अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था। तो ये समाप्त हुआ था कब, 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का भी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ जो है प्रारंभ हुआ था, जो कि समाप्त कब हुआ था, 1945 को समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो है ये प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी छोटा सा एक टॉपिक है, जो ये पाकिस्तान मतलब अलग बनाने की मांग की गई थी। आखिर क्यों किया गया था पाकिस्तान अलग बनाने की मांग? तो मुस्लिमों के लिए जो है ये पृथक देश मतलब होमलैंड की प्रथम बार एक मतलब ये जो है मतलब जो मुस्लिम थे मुस्लिमों को लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक जो है ये निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष कब 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के ये अध्यक्षीय भाषण में की गई थी। पहली बार इसकी जो है ये मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग की गई थी कब 1930 कि जो मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था इस इनमें जो ये इकबाल की अध्यक्षता में भाषण हुआ था इसमें की गई थी। और जबकि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे कौन? चौधरी रहमत अली। इन्होंने वर्ष 1933 में ये पाकिस्तान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, नाउ और नेवर, जो कि ये मतलब ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये पाकिस्तान शब्द का जो है प्रथम मतलब पाकिस्तान शब्द का ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये एक छात्र थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली, इन्होंने 1933 में किया था। ये सर्वप्रथम प्रयोग ये नाउ आर नेवर आर वी टू लिव आर ये पेरिस फॉर एवर नाम से किया गया था। और ये इन्होंने ये अपने वितरित एक इन्होंने जो पैम्पलेट मतलब वितरित किया था इसमें किया था, ये वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की ये 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के ये अंग्रेजी जो भी मतलब प्रथमा अक्षरों को मिलाकर के यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ जो थी मतलब जो ये इकाइयाँ थी इनके मतलब फर्स्ट इनका जो लेटर था उनको मिलाकर के ये नाम बनाया गया था। पहली थी पंजाब, दूसरी थी नॉर्थ वेस्ट और ये फ्रंटियर मतलब ये पहली थी पंजाब, दूसरी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तीसरी थी कश्मीर, चौथी थी सिंध और ये बलूचिस्तान। जो कि ये 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो ये 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च 1940 को ये मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इस अधिवेशन में भारत से एक अलग जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की गई थी। मतलब कि भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जिन्ना ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया था कि वो जो है अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त जो है मतलब कुछ भी यदि उनसे कहा जाता है तो वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था और देश की ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थी कौन? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक इनकी एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो ये पेज 352 है इस पर इन्होंने इसका उल्लेख किया है कि जो है मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू मतलब एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप जो है तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे ये फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को ये प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में ये 30 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा ये पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अब हम देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो ये सबसे पहले किया था किसने? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे कौन? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने, जिसका शीर्षक जो था कौन था? नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। नाउ और नेवर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन? रहमत अली। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ये पृथक राष्ट्र का विचार दिया था तो ये सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
यहाँ पर इसके एक्सप्लेन में मतलब कुछ बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है मतलब ये एक कवि और राजनीतिज्ञ चिंतक थे। कौन? मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक के राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है और सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार मतलब है, तो मेरी यह इच्छा होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक जो है मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ये रखा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में, ये जो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षीय भाषण में। नेक्स्ट है यहाँ पर, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 22 से लेकर के 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने और इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं किए करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर ये जो आक्सरबी गौर ने पूछा कि अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा और इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं ये कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कथन ने नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये व्यक्त किया था किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने ये कहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल करेक्ट है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। करेक्ट है। जो ये फोर्थ है यही नहीं करेक्ट है। वे सदैव डायरी रखते थे। वे सदैव डायरी नहीं रखते थे, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार जो है एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो मुस्लिमों के लिए मतलब एक होमलैंड की बात की गई थी प्रथम बार, तो ये अभिव्यक्ति कब की गई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में की गई थी। और यहाँ पर इसके बाद ये जो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहे थे, कौन? चौधरी रहमत अली ने ये 1933 में पाकिस्तान शब्द का ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था और अपने मतलब प्रयोग ये नाउ आर नेवर आर टू ये आर वी टू लिव ये आर पेरिस फॉर एवर में किया था इन्होंने। इस नाम से इसको जो है वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत का जो है ये मतलब ब्रिटिश भारत की ये 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के जो मतलब अंग्रेजी कैपिटल मतलब अंग्रेजी इंग्लिश का जो मतलब फर्स्ट लेटर था उसको मिलाकर के इन्होंने ये इकाइयाँ जो थी वो थी, इसको मिलाकर के उन्होंने मतलब ये नाम बनाया था। वो इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, ये सिंधु और बलूचिस्तान थे। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, नाउ आर नेवर पैम्फलेट में किसने लिखा था?
नाउ और नेवर पैम्फलेट जो था ये किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? रहमत अली ने। किसने लिखा था? रहमत अली ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब? 1940 में, 1940 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब? मार्च 1940 में इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था किसने? खलीक कुंजमा ने। खलीक कुंजमा जो थे इन्होंने रखा था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 30 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर ये प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक जो है ये पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खलीक कुंजमा जो थे इन्होंने इसका अनुमोदन किया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुंजमा की विशेष भूमिका रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये तैयार की थी किसे? सिकंदर हयात खान ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना की जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। ये हुआ था कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव जी है अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था किसमें? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ये मनाया था कब? 23 मार्च 1943 को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का ये जो है लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 30 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी तिथि की स्मृति में ये 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा ये पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये छोटा सा एक टॉपिक और है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को क्या था यहाँ पर पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव जो था इसको मतलब अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और यह सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति क्या थी? ये नैतिक विरोध की जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। और विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दूसरे थे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था और विनोबा भावे जी के द्वारा जो है गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ये जो भी मतलब गांधी जी के आदर्श थे उनके प्रचार के लिए विनोबा भावे ने ये सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर देख लेंगे जो भी इसके क्वेश्चन है थोड़े से। पहला है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो ये प्रथम सत्याग्रही चुना गया था किसको? विनोबा भावे को। प्रथम सत्याग्रही चुना गया था किसको? विनोबा भावे को। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे थे ब्रह्मदत्त। ये दूसरे थे मतलब कौन? ये जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जो थे तो ये तीसरे सत्याग्रही बने थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे? तो पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बने थे कौन? ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो है प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो प्रधान सत्याग्रही थे यहाँ पर कौन? प्रधान सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही मतलब ये थे कौन? विनोबा भावे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
ये इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? ये इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस आरंभ किया था किसने? तो ये विनोबा भावे ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? तो प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था किसने? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि कब गठित हुआ था? 1942 को। क्रिप्स मिशन 1942 को। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जो कि ये अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया जो थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन, ये जो है भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु कब? 1942 में भारत आया और इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी जो ये प्रमुख यहाँ पर प्रमुख शर्तें थीं कि जो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी ये बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और ये भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए जो है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और जो देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ब्रिटिश भारत का जो है कोई प्रांत यदि संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना ये अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश वायसराय की नई ये कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें क्या होगा? जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। ये शर्तें उसमें जो है की गई थी, ये शर्तें सभी उसमें शामिल थी क्रिप्स मिशन में। महात्मा गांधी ने जो है इसे उत्तर तिथीय चेक कहा, ये पोस्ट डेटेड चेक कहा महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन के साथ जो है कि कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये मौलाना आजाद। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। यहाँ से अगर जब भी क्वेश्चन अगर ज़्यादा पूछा जाता है तो मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। मैचिंग में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए 1942 को। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है ये इस मिशन की भारतीय नेताओं से इसमें वार्ता के हेतु इसको 1942 में गठित किया गया था। किसकी? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। ये ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे इसमें सम्मिलित था क्या क्या? इसमें सम्मिलित था भारत को डोमिनियन की स्थिति दी जानी है और सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकते हैं। ये सभी शर्तें उसमें रखी गई थी। और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ये सभी शर्तें उसमें रखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस इसमें अभी हमने अभी हम सारी ये शर्तें देख ही चुकी हैं, वही शर्तें यहाँ पर भी हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये जो 1942 में क्रिप्स मिशन गठित हुआ था, इसका एक जो ये महत्वपूर्ण पहलू था तो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे जो है ये डोमिनियन पद प्रदान करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा जो है सही नहीं है क्रिप्स मिशन के संबंध में। तो पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, ये तो वहाँ पर शर्त रखी गई थी। संविधान सदन द्वारा जो है निर्मित संविधान मान्य होगा, ये शर्त भी रखी गई थी। दूसरा, अगला है यहाँ पर नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ऐसी कोई शर्त वहाँ पर नहीं रखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही वाला जो है क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की मिशन में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
यहाँ पर ये मतलब इतना केवल यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि ये परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन डी, भारत को डोमेनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। ये वहाँ पर शर्त रखी गई थी कि जो है भारत को यहाँ पर डोमेनियन स्टेट्स दे देना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम मतलब एक जो है उत्तरीय दिनांकित चेक था। तो ये कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। ये कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। ये जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार जो थी तो इसने ये मतलब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि क्या हो, भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जाए और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने मतलब किया जा सके। और क्रिप्स मिशन में ये क्रिप्स मिशन जो है भारत में क्रिप्स 3 सप्ताह रहे थे, मार्च अप्रैल 1942। और ये भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने जो है ये प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी और महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है। मतलब क्रिप्स जो मतलब प्रस्ताव था इसमें क्या प्रावधान सम्मिलित थे। तो पहला यहाँ पर भारत के लिए यहाँ पर डोमेनियन स्टेट्स की बात की गई थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की शर्त रखी गई थी। दूसरा, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की बात की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। ये क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात जो है तो ये भारत को डोमेनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया था और क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने के अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ये प्रस्ताव इसमें कर सकती थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो ये क्रिप्स मिशन भेजने वाले थे कौन, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो वार्ताकार रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। ये कहा था किसने, लॉर्ड लिनलिथिगो ने। लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे इनका कार्यकाल भारत में रहा था कब, ये 1936 से लेकर के 1943 तक। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा जो है चलाया गया था। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। आखिर जो है क्यों मतलब ये चलाना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये वर्धा में 6 से लेकर 14 जुलाई 1942 में हुई ये कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक ये प्रस्ताव पास किया था। और इसकी अध्यक्षता जो थी तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे कौन, अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने की थी। 7 से लेकर 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ऐतिहासिक ये मतलब ग्वालियर टैंक में जो था, ग्वालियर टैंक में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी जिसमें क्या हुआ था, जिसमें ये वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी।
और ये थोड़े बहुत संशोधनों के बाद कब ये 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया जाता है और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी जाती है। आगे बात करें कि इसमें इसमें के जो है प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने ये निम्नलिखित जो है यहाँ पर बयान दिए थे। महात्मा गांधी ने इसमें कहा था इसके एक दिन पहले, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें और छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर जो है क्या हो दृढ़ रह सके। और नेक्स्ट था यहाँ पर, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी जो है रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब ये अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ये बयान दिए थे इसके एक दिन पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पहले महात्मा गांधी ने। आगे बात करेंगे इसमें जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण था कि ये संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर अब ये घोषणा कर दी गई थी कि डोमिनियन स्टेट्स वगैरह से जो है यहाँ पर काम नहीं चलेगा, अब हमको जो है संपूर्ण आज़ादी चाहिए। तो संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का जो है प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। जिस तरह से मतलब जिन्ना ने वहाँ पर क्या कह दिया था कि मैं मतलब अलग देश के अलावा जो है कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। ये करो या मरो का नारा जो है इसी में दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 अखिल भारतीय ये कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था और इस प्रस्ताव में का आलेख जो है स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ ये पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। इन सभी ने मिलकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो जाता है। कब एग्जैक्ट डेट का साथ एक दिन याद रखिए, 9 अगस्त 1942 को। और आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही आंदोलन आरंभ होता है तो एक ये इनका ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और उनके जो भी मतलब नेता थे कांग्रेसी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित जो है ये पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे कौन, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को जो है ये अहमदनगर किले में रखा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद जो कि बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्होंने पटना से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पटना बांकीपुर जेल में उन्हें जो है इसमें बांकीपुर जेल पटना में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और ये शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1942 का आंदोलन जो ये सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर इसका रहा था, सर्वाधिक प्रभाव रहा था बम्बई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यूपी और मद्रास में भी था। लेकिन इसमें जो है ये समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन जो है एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। मतलब जो भी मतलब नेता थे तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो आंदोलन एक प्रकार का जो है ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के समय भारत के प्रधान सेनापति थे कौन, कमांडर इन चीफ थे कौन, लॉर्ड वेवेल। जो कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड वेवेल, जो कि बाद में 1943 से लेकर 1947 तक ये भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे कौन, लॉर्ड वेवेल। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल और कांग्रेस द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि ये मतलब ये वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और
ये वर्ष 1941 से लेकर 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका था। और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर भी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में ही वो अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे कि मद्रास तक सुना जाता था। और ये राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से एक दल की महत्वपूर्ण सदस्यता थी। और महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अमेरिकी पत्रकार थे लुईस फिशर। ये अमेरिकी पत्रकार जो लुई फिशर थे, तो ये महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, ये उनके साथ थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अमेरिकी बुद्धिजीवी ये पलवर्ग थे, ये पलवर्ग और ये एडगर्सनो, एमएल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ जो है लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 से उत्पन्न दंगे कहाँ बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। यहाँ विद्रोह मतलब जैसा माहौल बन गया था, यहाँ पर जो है ये विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। और ये पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण जो है ये स्वतः स्फूर्त मतलब जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे। आगे यहाँ पर बात करेंगे फिर ये 1942 को अगस्त आंदोलन किसानों के बीच ये काफ़ी व्यापक हो गया था। ये एक अगस्त आंदोलन था 1942 का, ये किसानों के बीच जो है काफ़ी व्यापक हो गया था। और इसमें किसानों के अंशकालिक जत्थे एक दिन में खेती करते और रात को जो है तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। ये किसान जो थे क्या करते थे, दिन में अपना खेती बाड़ी का काम करते थे और रात में जो है ये आंदोलन में मतलब भाग लेते थे, तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता थी, मतलब उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में ये 1857 का स्मरण जो है ये 1857 का स्मरण कराती थी। इसमें ही जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय चर्चिल को एक भेजे गए एक तार में मतलब एक यहाँ पर सूचना इनको भेजी गई। तत्कालीन वायसराय लिनलिथिगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को इसमें संगठित किया। और ये योगेश शुक्ल थे, ये योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही अब ये 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु ये मुजफ्फरपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया तथा ये इनको पटना लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में ये कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था कि इसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था तो ये 1942 का जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था ये इससे पृथक रहा था। वर्ष 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के 1947 में जो ये समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की इसकी कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आसफ अली जो थी तो ये प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने जो है उन्हें वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ से ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जो है हमेशा के लिए याद किया जाता है इनको, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस की सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या किया था, ये भूमिगत रह करके जो भी मतलब सभी जो बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो इन सभी ने भूमिगत रहकर ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। और भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर जो है ये समानांतर सरकार की स्थापना 1942 के दौरान ये तीन प्रमुख स्थानों जिसमें बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और तामलुक मिदनापुर जो कि बंगाल ने दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की ये जो जातीय और यहाँ की ये जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। और ये सतारा महाराष्ट्र का जो कि अगस्त 1943 से लेकर के मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। और यहाँ पर ये प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे वाई.वी. चावण्य एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त ये उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को जो है कब 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था।
ये 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा था, ये विंस्टन चर्चिल जो है, जब गांधी जी रिहा कर दिए गए तो उसके संबंध में उन्होंने कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय मतलब समिति के अध्यक्ष थे। तो तब समिति के अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने इसमें भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ये पारित किया गया था कहाँ पर? वर्धा में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति भारत के थे उस समय कौन? लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, जो कि 1943 से लेकर के 47 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे थे। कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई, मतलब भारत छोड़ो की। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई और ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया। और आरंभ होते ही इसमें ये ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा जो भी प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला है, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? ये पारित किया गया था कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान में। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था कहाँ से? बम्बई से। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 में ये कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ किया था प्रारंभ? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये घोषणा भी 1942 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था कब? अगस्त 1942 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व सैनिकों को अपने कहना है कौन सा सही होगा यहाँ पर? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की पूर्व, तो ये महात्मा गांधी जो थे इन्होंने पहले राजकीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी जी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उसके पहले महात्मा गांधी ने ये निम्नलिखित बयान दिए थे। एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी नौकरी जो है ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक वे अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें।
राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को ये भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व भी तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो ये बयान दिए थे गांधी जी ने। नेक्स्ट है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये जुड़ा है किससे? ये भारत छोड़ो आंदोलन से, मतलब करो या मरो, करो या मरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किससे है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है, करो या मरो संबंधित है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी का करो या मरो का नारा था, ये नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था किसने? ये बलदेव सहाय महाधिवक्ता थे, इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया था कब? 1942 में। 1942 में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार द्वारा जो सभी प्रमुख नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दमन चक्र प्रारंभ कर दिया जाता है। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध ये बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता के पद से अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसकी देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है निश्चय अहिंसक नहीं था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में कितने 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए थे या क्षतिग्रस्त हुए थे और 500 से ज़्यादा डाकघरों या 150 स्थानों पर हमला हुआ था। सत्ता पक्ष से जो है दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी और महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना यह था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, मतलब जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी हिंसा की थी ये उसका जवाब था। और आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार जो है स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर जो है एक से अधिक जो है सत्य नहीं है, इसलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए और साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई था। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन बी जो है आयोग ने माना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव बम्बई ये कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था इसमें प्रस्तावित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो ये आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी और नेहरू के सहयोग से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था?
भारत छोड़ो का नारा दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जब ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे और वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से लेकर के 45 के मध्य में 5 वर्षों तक कोई कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका था और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद जो थे तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो ये रहे थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, गांधी जी ऐसा कदापि नहीं कर सकते थे। फोर्थ है, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ कहा था, मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है और कांग्रेस ने अगस्त 1942 में जो है ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं भड़काया था। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे गांधी जी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये किया था किसने? उषा मेहता ने। किसने किया था? उषा मेहता ने, जिसे मद्रास तक जो है सुना जाता था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ये किया था किसने? उषा मेहता ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। उषा मेहता की ख्याति इसलिए है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में वे गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ये कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था? तो ये प्रसारित कर रहे थे कौन? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण ने किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के लिए किया गया था ताकि युद्ध जो है कार्यों में सरकार को बहुत बाधा पहुंचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जो है जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार में व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह ये भी शामिल थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो ये थे कौन? विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ थे उनका नाम था? तो ये था लुई फिशर। कौन थे? लुई फिशर थे। और ये यहाँ पर अमेरिकी बुद्धिजीवी थे। ये अमेरिकी बुद्धिजीवी थे कौन? पलबर्ग, ये एडगर्सनो, ML सूरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ जो लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की जो है मांग की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर थे। तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे। तो ये संबंधित थे किससे? भारत छोड़ो आंदोलन में ये गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? जीवनीकार है कौन? लुई फिशर।
नेक्स्ट यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो ये व्यापक रहे थे कहाँ पर? बात हो रही व्यापक तो हर जगह पर रहे थे, किंतु सबसे अधिक व्यापक व्यापक रहे थे कहाँ पर? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी, जो कि मतलब उत्तर प्रदेश, जो कि पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसमें सबसे अधिक व्यापक रहे थे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी आजमगढ़ में बलिया और गोरखपुर तथा और जो बिहार में था, तो ये बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए है, लॉर्ड लिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। कारण कह रहा है यहाँ पर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे एक दिन में खेती करते थे और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का जो है स्मरण कराती थी। इसलिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिथिगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो इनको भेजा गया था कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। कहाँ पर भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो है सबके नाम वगैरह सब और सब चीज़ें कई बार देख चुकी हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? ये लाए गए थे कहाँ पर? पटना। ये लाए गए थे कहाँ? पटना। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। योगेंद्र शुक्ल ये प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थी जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थी, और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथ थे, और इन्हें भी मतलब मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 दिसंबर 1942 को ये पटना लाए गए थे। नेक्स्ट है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी श्रीमती रामप्यारी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। श्री जगत नारायण लाल बिहार जो के मतलब ये लाल जो थे, श्री जगत नारायण लाल जो थे, तो ये बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी, और स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? ये बंदी बनाया गया था कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ये कैद किया गया था कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो जो अधिकतम प्रभावित जिला था वो था कौन? मुंगेर। मुंगेर अधिकतम प्रभावित जिला था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया था। पुलिस के इस दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता के कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही हुई थी। पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए गए थे। कई स्टेशनों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई थी, जिससे जो है रेल सेवा पूरी तरह ये ठप हो गई थी। और जनाक्रोश के इस बड़े के ये जनाक्रोश के इस तूफान से जो है बड़े बड़े केंद्र थे, और बंगाल का जो मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और बिहार का ये मुंगेर जिला, ये रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ पर? बिहार में हुई थी। और इस सर्वाधिक प्रभावित ये मुंगेर जिला का प्राय 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1942 को किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये त्योहार था दीपावली के अवसर पर ये इस जेल से भाग निकले थे, 9 नवंबर 1942 को।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो ये हजारीबाग जेल से फरार होने वाले थे कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो ये भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था। नेक्स्ट है गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गंगाराम और ये खीमदेव नामक भाई अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन ए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी, बिल्कुल करेक्ट है। कारण उसका कह रहा है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, बिल्कुल यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, ये इसके सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कथन ए कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये पृथक रहा था, बिल्कुल ये अलग रहा था। कारण इसका यहाँ पर कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ऐसा इसका कुछ विचार नहीं था यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के जो है किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी इसकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कथन ए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका कारण कह रहा है यहाँ पर जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों करेक्ट है, ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ये महिला संगठक थी किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो वो जुड़ी थी किससे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? वो जुड़ी थी किससे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर कुछ नाम, जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की ये स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी समानांतर सरकारों की भारत छोड़ो आंदोलन में, मतलब तो ये कहाँ पर? बलिया में और सतारा में की गई थी। सतारा महाराष्ट्र में, बलिया यूपी में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समानांतर सरकार की स्थापना 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पर की गई थी, जिसमें बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और ये तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से लेकर के अगस्त 1944 तक। और यहाँ की जो जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 से लेकर 1946 तक ये समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर ये उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1942 में। कब? 1942 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से जो है किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी?
तो यूपी के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये की गई थी कहाँ पर? बलिया में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना है कहाँ की? गोहपुर की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये इनका जन्म कनकलता बरुआ जो थी, इनका 1924 में असम में हुआ था और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो के दौरान ये गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में ये शहीद हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट, और ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कथन ए कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, बिल्कुल। कारण आर कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। यहाँ पर कथन और कारण जो है दोनों एकदम करेक्ट है, सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।